हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। द नेम इज आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे बच्चों हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टडी की है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, बट दोज इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। क्योंकि बच्चों न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। विच मीन्स अगर आपने एटम में से बाहर के शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आप अंदर के शेल में से इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिस शेल की दूरी, डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा, दैट विल बी द लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। तो अगर आपके मन में यह है कि मैंने एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो सबसे पहले तो वो एटम सॉलिड और लिक्विड स्टेट में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी अट्रैक्शन उस एटम की किसी और एटम से कम होगी, उतनी जल्दी हम उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी बात, वो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी जल्दी निकल सकता है। बट निकालने के लिए जिस एनर्जी की आपको जरूरत पड़ेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज ionization energy. So note it down please. Of energy required to remove an electron from isolated gaseous state of atom so as to convert into gaseous cation. Is that clear? अब सोचो बेटा, मेरे पास मानकर चलो दो एटम्स हैं। बच्चों ध्यान से, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। सेंटर में न्यूक्लियस आएगा और इस न्यूक्लियस में मैं कितने प्रोटॉन्स कंसीडर करके चल रहा हूं? 1 प्रोटॉन। अब मैं इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में से निकालने जा रहा हूं? दैट शेल इज नोन एज के शेल। एक और कंडीशन आपके सामने, अगेन हैविंग न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम, लेकिन अब इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 2 प्रोटॉन्स। अगेन इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में से निकालने जा रहा हूं बच्चों? के शेल। तो सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, इमेजिन कीजिए, दोनों में से मुझे किस केस में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, किस केस में एटम ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन? जिस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी आपको उतना ज्यादा बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे सोचकर चलें, मैंने जबरजंग को बाहर निकालना है। जबरजंग एक लड़की के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, तो मैं एक दिन मोटिवेट करूंगा, नेक्स्ट डे वो आइसोलेट हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यू टर्न लेकर वापिस आ चुका हूं, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट केस। अब मैं किसके पास गया? अमित के पास। लेकिन अमित का फ्रेंड सर्कल एक के साथ थोड़ी ना था। कितनी गर्ल्स की उसके साथ? 4 गर्ल्स। वाकई में मैं अमित को मोटिवेट कर पाऊंगा? उसके साथ साथ शायद मैं भी बर्बाद हो सकता हूं। क्यों? दैट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय 4 गर्ल्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जितनी अट्रैक्शन एटम में इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन के साथ क्या होगी? ज्यादा। उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना उतना ही मुश्किल होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे जैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, वैसे वैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज। विच मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। लिखिए प्लीज, कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1, फैक्टर्स अफेक्टिंग ionization energy, and the first factor is nuclear charge। तो हम कह सकते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। व्हेन एटम्स, this is applicable only when atoms belongs to same period। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इसके पीछे राज क्या है। देखिए
वी हैव 3 एलिमेंट्स, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन. These 3 elements belongs to सेकेंड पीरियड. अब सेकेंड पीरियड का मीनिंग क्या है कि इसमें 2 शेल्स होंगे. पहला शेल के, दूसरा शेल एल. बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर. अब तीनों में शेल सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. बोरोन के केस में कितने प्रोटॉन्स? 5. कार्बन के केस में कितने प्रोटॉन्स? 6. नाइट्रोजन के केस में. तो जैसे जैसे प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो अंडरस्टूड है वहां पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज. लेकिन उसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या रहेंगे? सेम. तो जिस केस में नंबर ऑफ शेल सेम है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज. क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों केसेस में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है वो कौन से शेल में से जा रहा है? सेम शेल, एंड दैट शेल इज नोन एज एल शेल, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? सो फैक्टर नंबर 2. फैक्टर नंबर 2, दैट वन इज साइज. कंसीडर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. फ्रेंशियम क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. अब लिथियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है बच्चों? बताइए. लिथियम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, तो इसमें कितने शेल्स होंगे? 2 शेल्स. सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड, कितने शेल्स होंगे? 3 शेल्स. पोटाशियम बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, तो बच्चों कितने शेल्स होंगे? 4. रुबिडियम में बच्चों 5. सीजियम में बच्चों, तो चेक कीजिए जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे एक अच्छे पापा का नन्ना मुन्ना सा बच्चा उससे दूर जा रहा है. तो जैसे पापा से बच्चा दूर जाएगा उनका उन पे कंट्रोल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अब पापा बहुत टाइम हो चुका है, अब आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, छेड़कर तो देखिए. हाँ जी, तो लिथियम के केस में इलेक्ट्रॉन कहां से नॉकआउट हो रहा है? सेकंड शेल, n इज इक्वल टू 2. सोडियम के केस में n इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. डिस्टेंस इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस का साथ अट्रैक्शन क्या हो रही है? कम हो रही है. इस केस में कहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन? 4 शेल. नेक्स्ट 5th शेल. और सीजियम के केस में नाउ द राइट आंसर, राइट डाउन. Noted. So when elements belongs to same group, nuclear charge increases as well as size increases, but the dominating factor will be size. So we can say ionization energy inversely proportional to साइज. तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी. तो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी. हाँ जी बच्चों, नाउ यू हैव 4 एलिमेंट्स, बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन. राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है? कि जब आपने इनमें से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, विच इज लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियर. ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, 2 को भी निकालना पड़ सकता है, 3 को निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है. लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. सो द राइट ऑर्डर क्या होना? हाँ जी बच्चों, ध्यान से देखना प्लीज. सबसे पहले तो ना आप एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करना सीखो कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है. अब ये कंसेप्ट इसलिए सिंपल है क्योंकि यहां पे जो आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं
वो ना फोर्थ पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, ना सिक्स्थ पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, ना फिफ्थ पीरियड को और ना ही सेवंथ पीरियड को। ये चारों के चारों एलिमेंट्स किसी दो पीरियड्स में बिलोंग करेंगे आपको, दैट इज सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। अब चेक करो, बोरोन और कार्बन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला पेयर स्मॉलर साइज में होगा और ये वाला पेयर लार्जर साइज में होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड का मीनिंग कितने शेल्स होंगे इसमें, 2 शेल्स K एंड L, और इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, L शेल। इस केस में 3 शेल्स होंगे K L M। तो इस केस में साइज ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा बाहर, M शेल में से बाहर जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर इसका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली इस केस में एनर्जी आपको कम चाहिए एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि बोरोन और कार्बन पहले आएंगे, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन बाद में आएंगे। उसके बाद अब हमने चेक करना है कि इस पेयर में से पहले कौन आएगा और इस पेयर में से पहले कौन आएगा। अब ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। व्हेन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम पीरियड, तो उसमें डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट तो हम स्टडी कर ही नहीं रहे। तो बताइए बोरोन और कार्बन में से किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, कार्बन का, क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन्स, 6 प्रोटॉन। बोरोन के केस में कितने प्रोटॉन्स, 5 प्रोटॉन। तो बताइए जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सो कार्बन ग्रेटर देन बोरोन। अब इस केस में भी वही कंसेप्ट लगेगा। सिलिकॉन में कितने प्रोटॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर 14, सो 14 प्रोटॉन्स। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कितने प्रोटॉन्स, 13 प्रोटॉन। तो जिसके प्रोटॉन ज्यादा हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। सो सिलिकॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। सो फाइनली ऑर्डर इज कार्बन ग्रेटर देन बोरोन, बोरोन ग्रेटर देन सिलिकॉन, सिलिकॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। नाउ आई हैव 5 पेन्स, ठीक है। और एक टीचर के लिए कलम ही उसकी ताकत होती है, कलम ही उसकी ताकत होती है। मतलब ये पांचों के पांचों पेन्स मेरे बिल्कुल दिल के पास हैं। और अब इस पे नजर किसकी पड़ गई, जबरजंग की। जबरजंग मेरे पास आया, कहता सर आपके नजदीक दिल के पास जो भी चीज है उसमें से एक मुझे दे दो, मैं तो भी आपके दिल के अंदर हूं। मैंने सोचा कि ये तो गलत है, तू दिल के अंदर है, अब ये थोड़ी ना कि प्लाट भी तुम्हें दे दूंगा, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, पर फिर भी चलो मुझे ऐसे ताकि मैं इसको ऐसे ना जाने दूं। तो मैंने इसको एक पेन आराम से दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद लालच बढ़ गया, कहता सर एक पेन और चाहिए। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, जितनी ईज से मैंने पहला पेन इसको दिया है, क्या उतनी ईज से मैं सेकंड पेन दूंगा इसको? नहीं। जो चीज मैं अपने दिल के पास रखकर बैठा हूं, क्लोजर टू माई हार्ट, जिसको मैं दिल से चाहता हूं, क्या वो चीज इजीली मैं इसको डोनेट कर सकता हूं? नॉट पॉसिबल। तो दूसरा पेन लेने के लिए इसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर जाकर मैं इसको पेन दूंगा, ठीक है। अब तीसरा, अब तीसरे के केस में जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या मैं उसी वक्त इसको तीसरा पेन दे सकता हूं? मैं कहूंगा फुट जहां से, मैं तुम्हें पेन दे ही नहीं सकता। लेकिन ये कल फिर आ गया, कहता सर मैं पूरा जोर लगा दूंगा, ये तीसरा पेन आपसे लेकर रहूंगा। अब सोचिए, पहले केस में पेन इजीली इसको डोनेट कर दिया, दूसरे केस में थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने के बाद दिया, तीसरे पेन के लिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि जैसे जैसे हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, वैसे वैसे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट और सेकंड लेस देन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर के केस में क्या होगा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आ गया अपने पास कंसेप्ट नंबर 3, राइट डाउन। हाँ जी, लेट अस कंसीडर
A having 10 protons, 10 electrons. After losing one electron, A will carry positive charge. Now 10 protons, 9 electrons. Further losing one more electron, A पे नेट चार्ज कितना आएगा? 2 पॉजिटिव. Now 10 protons, 8 electrons. Further losing one more electron, तो फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स. पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. लेकिन जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नेक्स्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 ही प्रोटॉन्स हैं. तो 10 के 10 प्रोटॉन्स किसको कंट्रोल कर रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स को. या फिर मैं ये कह सकता हूं कि हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक प्रोटॉन पे हावी है. कंट्रोल कहीं ना कहीं कम है. दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? अभी इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ऑटोमेटिकली प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज हो चुका है. अब इस केस में प्रोटॉन्स का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो चुका है? इंक्रीज. तो अट्रैक्शन क्या हो चुकी है? इंक्रीज. सो दैट्स व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. और जैसे एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा बेटा, तो चेक कीजिए, अब इंपैक्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे प्रोटॉन्स का क्या हो चुका है? और इंक्रीज हो चुके हैं. सो दैट्स व्हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन सेकंड एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन से निकालोगे, सक्सेसिवली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? एक पर्टिकुलर एटम में इंक्रीज. नेक्स्ट कंसेप्ट based upon iso-electronic species. हाँ जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं बच्चों? दोज एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफर बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज द डिफर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. ठीक, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं बेटा. One we have sodium 1 plus, other we have magnesium 2 plus. ये चेक करो कि किसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वो क्यों है. दोनों के दोनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम. तो सोडियम 1 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, 2,8. मैग्नीशियम 2 प्लस में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10, 2,8. मींस K एंड L शेल, K एंड L शेल. दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में से बाहर जाएगा? L शेल. तो मैं कह सकता हूं ना कि दोनों में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम शेल में से है. तो अब उस केस में हम क्या चेक करेंगे? अभी मैंने डिस्कस किया था बेटा, न्यूक्लियर चार्ज. 2 प्लस का न्यूक्लियर चार्ज सोडियम 1 प्लस से क्या है? ज्यादा. तो न्यूक्लियर चार्ज के आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो दिस वन इज द राइट आंसर. क्लियर है? नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम. हाँ जी, नाउ वी हैव 4 स्पीसीज, 1 एटम इन न्यूट्रल फॉर्म. तो टोटल यहां पे एग्जांपल्स कितनी है? 5. A, B, C, D, E. Write the decreasing order of ionization. Decreasing बच्चों 16. So कितने प्रोटॉन्स? 16 प्रोटॉन्स. क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17. How many protons? 17 protons. Argon 18 protons. Potassium 19 protons. Calcium students 20 protons.
if all these 5 are आइसोइलेक्ट्रॉनिक, और बच्चों ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है भी, इफ क्या ये तो है, कैसे? S2 नेगेटिव का मतलब 16 + 2 इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, 1 नेगेटिव मीन्स एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल फॉर्म में है 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इस केस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है ऑलरेडी। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। सो ऑल दिस 5 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? न्यूक्लियर चार्ज। सो द फाइनल आंसर इज, जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन्स उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा। सो E ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C, हाँ जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर देन B, देन बच्चों देखिए बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, दोनों के नियरेस्ट नोबल गैस नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम की 1s2 2s2 2p6 3s2। now point to be noted, whenever elements are neighboring, I repeat, whenever elements are neighboring, तो आपने सबसे पहले वहां पे कौन सा फैक्टर अप्लाई करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एमसीक्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आप सभी को मालूम है कि सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? फुली फिल्ड। दूसरे नंबर पे क्या आती है? हाफ फिल्ड। नाउ चेक इट आउट, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन जो बाहर जा रहा है अभी, वो किस में से बाहर जाएगा? 3s में से। लेकिन मैग्नीशियम के केस में इलेक्ट्रॉन अगेन 3s में से। लेकिन पहले केस में, सोडियम के केस में 3s इस वक्त क्या है? हाफ फिल्ड। और मैग्नीशियम क्या है इस वक्त 3s के केस में? फुली फिल्ड। तो बताइए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मोर स्टेबल। लेकिन सोडियम में से जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है वो क्या है? लेस स्टेबल। नाउ थिंक अबाउट इट, जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा एटम के अंदर स्टेबल होगा वो उतनी जल्दी थोड़ी ना बाहर जाएगा, उसको उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जो पहला इलेक्ट्रॉन आप निकालने जा रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, वो किस केस में आपको ज्यादा चाहिए होगी? मैग्नीशियम। सो IE1 of magnesium greater than IE1 of sodium. So I repeat, जब भी एलिमेंट्स नेबरिंग की फॉर्म में हों तो सबसे पहले और डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, मींस ना तो वहां पे आपको फुली फील्ड का कंसेप्ट नजर आ रहा है, ना ही आपको हाफ फील्ड। फिर दूसरे नंबर पे कंसेप्ट कौन सा लगेगा? न्यूक्लियर चार्ज। फिर तीसरे नंबर पे हम कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे? साइज। सो फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड वन इज न्यूक्लियर चार्ज एंड थर्ड वन इज साइज। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमारा आंसर क्या आ रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। तो लिखिए प्लीज एक लाइन, whenever elements are neighboring,
देन क्वेश्चन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी will be solved by applying three factors in a row. Three factors in a row. So three factors in a row. First one is electronic configuration, second one is nuclear charge, and third one is size. ठीक, और डोमिनेटिंग फैक्टर क्या रहेगा? सबसे पहले तो न्यूक्लियर चार्ज, नो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सबसे पहले डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए बेटा, सोडियम से सोडियम 1+, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE1 और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE2। मैग्नीशियम के केस में भी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE1, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE2। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम डैश की फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम 1+ की क्या होगी स्टूडेंट्स? 1s2 2s2 2p6। मैग्नीशियम की क्या होगी स्टूडेंट्स? 1s2 2s2 2p6 3s2। और मैग्नीशियम 1+ की क्या होगी बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब चेक करके देखो बेटा, अब आपको क्या नजर आ रहा है? पहली आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, क्योंकि मैग्नीशियम का 3s क्या है? फुली फिल्ड, लेकिन सोडियम का 3s क्या है? हाफ फिल्ड। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम की IE1 ग्रेटर देन IE1 ऑफ सोडियम। लेकिन नेक्स्ट केस में चेक करो, जैसे ही दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सोडियम में से अब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में से पहले तो निकालना पड़ेगा? एल शेल। और मैग्नीशियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो कौन से शेल में से निकलेगा? एम शेल। तो पहली बात तो मैग्नीशियम के केस में जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का, वो एज कंपेयर टू सोडियम से क्या है? ज्यादा। पॉइंट नंबर 2 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम 1+ में से अब जो इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे वो 2p में से निकालोगे, और 2p इस वक्त क्या है? फुली फिल्ड। और किसी की मजाल है कि इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। लेकिन मैग्नीशियम 1+ के केस में 3s क्या है? ये तो एक बच्चा है, इसमें क्या पावर? इसका तो साइज भी बड़ा होगा, तो क्या होगा बच्चों? ये हाफ फिल्ड। तो बताइए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अब किसकी ज्यादा हो जाएगी? Sodium 1+. So we can say that first ionization energy of magnesium greater than sodium, but second ionization energy less than sodium. So very very interesting point. Lithium, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 2024 में क्वेश्चन आया इसी साल बच्चों नीट के अंदर, 2024 इन द नीट, ठीक। उसमें 4 एलिमेंट्स दिए हुए थे, लेकिन यहां पे मैं पूरा का पूरा सेकंड पीरियड का एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। नाउ रेज योर हैंड्स, अकॉर्डिंग टू यू ऑल किसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? रेज योर हैंड्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने जा रहे हैं टुवर्ड्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? प्रभदीप, नियोन वाले केड़े केड़े बच्चे हैं? नियोन, नियोन इज द राइट आंसर।
नियोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट किसकी होगी? फ्लोरीन इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट रेज योर हैंड्स, नेक्स्ट रेज योर हैंड्स। हाँ जी हरमन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले केड़े केड़े स्टूडेंट? ऑक्सीजन, हाँ जी, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। बोथ आर नेबरिंग एलिमेंट्स और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट नजर आ रहा है। नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा? 2p3 में से। ऑक्सीजन के केस में 2p4, लेकिन नाइट्रोजन में जो 2p है इस वक्त वो क्या है? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। सो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की। अब किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन अब नेबरिंग एलिमेंट्स नहीं है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा? सेकंड वन, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। हाँ जी, उसके बाद बताइए बोरोन और कार्बन में से कार्बन। नेक्स्ट बोरोन इज द रॉन्ग आंसर। हाँ जी, 1s2 2s2 2p1। तो बोरोन के केस में इलेक्ट्रॉन किससे, कौन से सबशेल में से निकलेगा? 2p। लेकिन बेरिलियम के केस में चेक करते हैं, 1s2 2s में से निकलेगा। और 2s क्या है? कंप्लीटली फिल्ड। और 2p क्या है? नीदर हाफ फिल्ड नॉर फुल्ली फिल्ड। सो दैट्स व्हाई बेरिलियम देन boron then. So this one is the right order for second period elements when we are looking towards first ionization energy. Lithium to beryllium, beryllium to boron, boron to carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. ठीक। अब हम इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे बच्चों? कौन सा कंसेप्ट? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन अब हम कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? सेकेंड इलेक्ट्रॉन। नाउ रेज योर हैंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ऑल दीज 8 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम पीरियड। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आउट ऑफ दीज 8 एलिमेंट्स ज्यादा होगी? लिथियम। हाँ जी, लिथियम इज द राइट आंसर। शाबाश, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जैसे आप 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम में से निकालोगे उसके बाद लिथियम क्या बन चुका है? 1s2 एक्वायर। हीलियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और हीलियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? फर्स्ट पीरियड। लेकिन बाकी के सभी एलिमेंट्स अभी भी कौन से पीरियड को बिलोंग करेंगे? सेकेंड। एंड वी स्टडीड अर्लियर कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीजेस। तो अब लिथियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ना होकर कौन से पीरियड में चला गया है? फर्स्ट पीरियड। और मोर ओवर फर्स्ट पीरियड में भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मैच हो रही है? हीलियम, मींस 1s2 कंप्लीटली फिल्ड। सो दैट्स व्हाई इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, लिथियम। नेक्स्ट वन, बाकी एलिमेंट से अब सेकेंड पोजीशन पे कौन आएगा? नियोन इज द राइट आंसर। हाँ जी, रेज योर हैंड्स। नेक्स्ट वन, थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा? ऑक्सीजन वाले केड़े केड़े स्टूडेंट्स ने? ऑक्सीजन बहुत इजी है। फ्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब वो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीजन की तरह। ऑक्सीजन किसकी तरह काम करेगा? नाइट्रोजन की तरह। नाइट्रोजन कार्बन की तरह। कार्बन बोरोन की तरह। बोरोन बेरिलियम की तरह। और लिथियम हीलियम की तरह। तो बताइए, तो नियोन के बाद क्या आएगा? ऑक्सीजन। फिर उसके बाद फ्लोरीन। अब यहां पे आओ, अब नाइट्रोजन कार्बन की तरह काम करेगा, लेकिन कार्बन बोरोन की तरह। तो नाइट्रोजन और कार्बन अब दोनों में कोई हाफ फील्ड और फुली फील्ड का कंसेप्ट नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा यहां पे? नाइट्रोजन। अब कार्बन क्या बन चुका है? बोरोन। और बोरोन क्या बन चुका है? बेरिलियम। तो बताइए किसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? बोरोन। बोरोन के बाद कार्बन। कार्बन के बाद
बेस्ट पार्ट। प्रॉब्लम ध्यान से देखना बेटा। लेट अस कंसीडर फर्स्ट एनर्जी एनर्जी जो आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो कितनी है? 100 किलो जूल। लेट अस कंसीडर। और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हाँ जी, कितनी बच्चों? 150 किलो जूल पर मोल। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कितनी चाहिए उसको? कितनी बच्चों? प्लस 999 किलो जूल पर मोल। देन अकॉर्डिंग टू यू ऑल द राइट ऑप्शन इज रेज योर हैंड्स। तो आपके केस में उस एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन दैट एटम? इफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज 100, second one is 150, but third one is 999। हाँ जी, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 is the right answer। वेरी गुड, शाबाश। Why? क्योंकि आफ्टर लूजिंग ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट एटम इन केटाइनिक फॉर्म बिकम वेरी वेरी स्टेबल। और जो एलिमेंट केटाइनिक फॉर्म में स्टेबल हो चुका है, अब उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको ज्यादा जंप नजर आएगा। सोचो, मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। आफ्टर लूजिंग दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम एक्वायर नियोन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब उस केस में जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, पहले 2 के कंपैरेटिवली ज्यादा तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा होगी, वेरी वेरी हाई जंप। तो वो हाई जंप का मीनिंग क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो क्या एक्वायर कर चुका है? स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको नोट कीजिए प्लीज।